अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। एफजेएन चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है हेल्थ इज वेल्थ और ये पहले वाला सीजन नहीं है। जी हाँ, ये है सीजन 2। पहला वाला सीजन भी आप लोगों ने बड़ा पसंद फरमाया, लेकिन अब सीजन 2 में इंशाअल्लाहुल करीम हमारे साथ होंगे एक्सपर्ट्स और इंशाअल्लाहुल करीम गुफ्तगू होगी कुछ मॉडर्न प्रॉब्लम और हमारी आजकल की सिचुएशन के बारे में। आइए प्रोग्राम को शुरू करने से पहले दुरूद पाक की एक फजीलत बयान करते हैं और फिर इंशाअल्लाह आपको मिलाते हैं हमारे गेस्ट से। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो कि जिसके पास मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी हाँ नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ों से जो है वो गुजर रही है और इंसान की जिस्म का एक एक उज़्व, एक एक बॉडी ऑर्गन ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो दिखने वाला अपीयरेंस वाला बॉडी ऑर्गन हो, चाहे वो इनसाइड दी बॉडी हो, जिस्म के अंदर हो। हर बॉडी ऑर्गन का अपना एक महत्व, अपना एक इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, इसी के साथ बात करने लगा हूं मैं ह्यूमन बॉडी के उस ऑर्गन की जिसकी वजह से खाने से लेकर मुस्कुराने तक हर चीज डिपेंडेंट है, और मैं बात करने गया हूँ ह्यूमन टीथ यानी इंसानी दांत के बारे में। इंशाल्लाह इस पर चर्चा करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, इस टॉपिक को मजीद इलेबोरेट करने के लिए हमारे साथ प्यारे प्यारे मेहमान हाजी डॉक्टर इमरान मलिक माशाल्लाह मौजूद हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब? माशाल्लाह आपको हम प्रोग्राम में मरहबा और वेलकम कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो डॉक्टर साहब जो है हमारे डेंटिस्ट भी हैं और साथ ही साथ दावत इस्लामी इंडिया के एक बहुत अहम मुबल्लिग भी हैं। जी हाँ, मुंबई सिटी में जो हमारा एक डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसकी ये डिविजनल इंचार्ज भी हैं और इस डिपार्टमेंट को अच्छे अंदाज में देख भी रहे हैं। डॉक्टर साहब माशाल्लाह पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए हैं, कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सीजन 1 भी हमने देखा था। अच्छा। और माशाल्लाह काफ़ी इंटरेस्टिंग और जो टॉपिक्स होते हैं वो ये होते हैं कि जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है और लोगों को जो चाहिए तो उसके ऊपर ही होते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगा यहाँ पर आपने बुलाया। टॉपिक भी शुरू किया है ह्यूमन टीथ के साथ। जी यानी सीजन 2 का पहला एपिसोड है ह्यूमन टीथ से रिलेटेड, और आज के टॉपिक का जो यानी आज के जो एपिसोड है इसका टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन टीथ, इंसानी दांत की इम्पोर्टेंस। और इस पर हमने शुरू भी किया है और माशाल्लाह आपको याद भी किया है, और हमारा यानी नाजरीन का भी और मेरा भी अपना एक पर्सनल है कि यार इंसानी दांत, बच्चा पैदा होता है और दांत कुछ वक्त रुक के आते हैं, और जब वो दांत आते हैं तो सारी चीजें, तो शुरू यहाँ से करते हैं डॉक्टर साहब। पहला ही मेरा जो है वो क्वेश्चन होगा कि दांत जो है ये बनते कैसे हैं, यानी अगर क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जाए कि हाउ टीथ मेड ऑफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आरिफ भाई, जैसे हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं या कोई भी हिस्सा हम ले लें, एक सेल्स को ले लें अगर, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह पाक की नेमत है। तो इसी तरह जो हमारे दांत हैं, जो ह्यूमन टीथ जो आज का टॉपिक भी है माशाल्लाह, तो ये बहुत बड़ी अल्लाह पाक की नेमत है। बेशक बेशक। तो इसमें जो दांतों का अगर हम देखा जाए, उसका फॉर्मेशन भी है, उसके कई सारे स्टेजेस है। वो मैंने शुरू किया ना कि वो आपके खाने से लेके तो मुस्कुराने तक। जी। ये ऐसे मेरे को बहुत ज्यादा फ्रेम नहीं किया था, लेकिन मुझे एहसास हुआ। नहीं, अगर हम डेफिनेशन के ऊपर जाए ना, नॉर्मल जो डेफिनेशन होता है व्हाट इज ह्यूमन टीथ, तो ह्यूमन टीथ आर कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर विच इज यूज फॉर स्माइल, मैस्टिकेशन एंड स्पीच। मैस्टिकेशन यानी चबाने को। अच्छा। तो ये नॉर्मल जो चीजें हैं स्माइल के लिए है, वो लुक हमारा जो है। वो बगैर दांत वाला अगर मुस्कुराए तो कैसे मुस्कुराए, शायद उसकी स्माइल दिखती होगी, लेकिन अगर एक्चुअल मुस्कुरा रहा हो तो हल्के से दांत नजर आते हैं और वो फिर वो मुस्कुराहट बढ़िया जो अच्छी लगती है शायद इस तरह से। फिर मैस्टिकेशन ले लें, चबाना, जो हम खाना खाते हैं। उसके बाद में स्पीच, जब हम कन्वर्सेशन यानी बोलते हैं तो उसका भी एक मतलब दांत का बहुत ज्यादा रोल इसमें भी होता है, इम्पैक्ट होता है। और मैस्टिकेशन अगर हम देखे जाएं तो मेन चीज़ है कि चबाना, यानी खाना चबाना या कोई भी हम चीज़ हम खा रहे हैं, तो अगर मैं
इन शॉर्ट बोलूंगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ टीथ क्या है, तो टीथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर हेल्थ। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम जो गिज़ा नहीं खाएं, अच्छे से नहीं चबा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, जो खाने वाली गिज़ाएं हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमारे हेल्थ को फिर वो डायरेक्टली मतलब इशू ये बिल्कुल ऐसा करेगा। ही है कि आदमी के लिए जब वो खाना है तो खाने को से चबाना भी है, और जितना अच्छा चबाएगा उतना अच्छा वो हजम होगा। सही और से। चबाने में ही प्रॉब्लम है तो शायद हाजमे में, तो फिर वो यानी यूं समझे कि डाइजेशन का पहला पार्ट ही चबाना है। जी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं सही तो सही। डाइजेशन का पहला पार्ट ही चबाना है, और अगर चबाने में गड़बड़ की, यानी वो जो च्विंगिंग है या चबाने में जो आपने जुमला बोला, वो शायद जुमला मुझसे बोले भी नहीं आ रहा है, क्या मैस्टिकेशन यानी मैस्टिकेशन, चबाना। तो मैस्टिकेशन, हम च्विंगिंग सुनते थे, Chewing, चबाना हम लेमन, अरे, जी सही। तो चबाना मैस्टिकेशन। तो अब ये जो है नहीं, आपका खाना शुरू ही आपके दांतों से हो रहा है। वाह जी डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें ये भी एक जुमला यानी एक सेंटेंस बोला जाता है कि हम जब खाना खाते हैं तो अगर हम इस्तेमाल अपने दांत सही से नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब वो हमारे आंत में जाएगा, यानी हमारे Intestines स्टमक जाएगा, में, जी इंटेस्टाइन में जाएगा। तो अब स्टमक में अगर वो जा रहा है तो वहाँ पर भी एक निज़ाम है, एक प्रोसेस है जी जी कि वहाँ पर HCl है, एक मात्रा जो नॉर्मल जी होती जी। है, तो वो डाइजेशन में जो है उसका रोल होता है। तो अब अगर हम दांतों से अगर नहीं चबा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो आंत यानी इंटेस्टाइन हमारे वो जी काम जी जी, करेंगे, फिर ये भी हमारे हेल्थ को नुकसानदेह होगा। ऐसा ही है। जी हाँ नाजरीन, दांतों का इम्पोर्टेंस, दांतों की अहमियत ये समझ में आई। यानी दांत वालों के लिए भी है, और जो दांतों की इस नेमत से महरूम है शायद उनको इसका फील ज्यादा होता होगा कि चबाना, या जो दांत वाले अगर वो खाने को अच्छी तरह नहीं चबा रहे हैं तो उनको जरूर सोचना चाहिए कि दांतों का कितना अहम काम है खाने के हजम करने में। माशाल्लाह, ये तो यूं समझे कि ये तो दांत की इम्पोर्टेंस, और ये तो अवामुन नास यानी इन जनरल लोगों को पता होती है। अगर मैं पूछूं कि हाउ टीथ आर फिक्स्ड, यानी वो दांत जैसे जमना शुरू होते हैं, एक छोटा जी जी। बच्चा पैदा होता है, दांत, ये थोड़ा अगर कुछ इंटरेस्टिंग मालूमात अगर इसके बारे में डिलीवर हो जाए कि ये दांत अब बनते कैसे हैं, जमते कैसे हैं, और ये दांतों की शुरुआत कैसे होती है, अगर इस पर कुछ अगर आप माशाल्लाह तमहीद बांधे। टूथ फॉर्मेशन के ऊपर आरिफ भाई अगर हम हिस्टोलॉजिकली देखें तो उसका भी एक अलग प्रोसेस है। उसमें कई स्टेजेस होते हैं, बर्ड स्टेज, कैप स्टेज, बेल स्टेज, फिर क्राउन फॉर्म होता है, फिर रूट फॉर्म होता है। अच्छा। लेकिन हम अगर क्लिनिकली देखें कि दांत इरप्ट कैसा हो रहा है यानी निकल कैसे रहा है, तो सबसे पहला जो इरप्शन होता है दांत का बच्चों में ही होता है। तो ये नॉर्मली 0 to 6 मंथ के आसपास आप पकड़ के वो चलें। दूध का दांत वाला। दूध का दांत, मिल्क टीथ जिसे कहा जाता जी है। जी जी। अच्छा, इसमें भी कई वेरिएशन होते हैं लेकिन नॉर्मली ये होता है अच्छा, कि वाकई वो मिल्क से ही फॉर्म होता है या? एक्चुअली इसका देखिए दांत जो फॉर्मेशन है ना, मेन कंटेंट जो है दांतों का वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। देखिए बेसिकली क्या है कि मैं हूँ नाजरीन का नुमाइंदा, तो नाजरीन को भी ने भी ये सुना है कि जो है वो दांत, दूध के दांत, दूध के दांत, तो शायद लगता होगा कि दूध से ही बनते होंगे दांत। नहीं, ये एक्चुअली वो एज होती है दूध पीने वाली, जी। तो इसलिए वो मिल्क टीथ कहा जाता है। अच्छा अच्छा। तो उससे मतलब इसका कुछ ऐसा रिलेट नहीं है। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि जो इरप्शन पहला जो होता है जी वो 0 to 6 मंथ जब बच्चा हो जाता है नॉर्मली इसके दरमियान होता है। वो भी हमारे नीचे के जो सामने के दांत है वो इरप्ट होते हैं। अच्छा, इसमें भी एक वेरिएशन होता है कि कभी कभी पैदाइशी जो है एक दांत आ जाता है, न्यू नेटल टीथ। पैदाइशी? जी जी, उसे न्यू नेटल टीथ कहा जाता है। ओके। अच्छा, इसमें मतलब हाल ही अभी पीछे एक कुछ दिन पहले एक केस आया था। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बच्चा है तो फिर जो फीडिंग के टाइम उसे प्रॉब्लम होती है। तो ये भी हम देखें कि दांत का निकलना यानी इरप्ट होना ये भी एक निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी बेशक। कब कौन सा दांत चाहिए ये भी एक अल्लाह की नेमत है कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेशक। हर्ट ना हो बेबी को भी मदर को भी। जी तो ये माशाल्लाह ये इसका पूरा एक सीक्वेंस है जी, इरप्शन का। यानी पहले जो है नीचे के दो दांत जो है वो जी जी निकलते जी। हैं, फिर ये उसके निचला ही जो है वो हिस्सा बनता है या ऊपर का? नीचे के पहले आएंगे, जी ठीक है, फिर उसके बाद में ना मतलब बर्ड्स वगैरह बनने लग जाते हैं नीचे, उसके जी पूरे प्रोसेस हैं। फिर उसके बाद में उसके साइड से, उसी के साइड से दो, फिर ऊपर के आएंगे। यानी अच्छा। समझ लीजिए पहला लुक जो है ना वो फ्रंट का ही होगा, ओके जिसे इंसाइजर टीथ कहा जाता है। ओके ओके। ठीक है, ये मिल्क टीथ का ही मतलब जी जी इंसाइजर जी टीथ होता है, जी जी। डेसिडियस टीथ इसे कहा जाता है। अच्छा, और मिल्क टीथ कॉमन इसमें कहा जाता है इसे। लेकिन ये नाम मेरी आज शायद नाजरीन को ये क्लियर हो गया होगा कि भाई वो दूध का दांत, दूध का दांत, तो जी हाँ ठीक है दूध का दांत, पर चूंकि वो बच्चे की वो उम्र होती है कि वो दूध के अलावा और जी किसी जी चीज जी। का सेवन नहीं कर सकता, और कोई चीज खा नहीं सकता, या और कोई चीज निगल नहीं सकता है, उसकी वो नहीं होती कैपेसिटी। तो इस वजह से ज़ाहिर है वो वक्त होता है कि वो माँ के दूध पर जो है वो उसकी गिजा होती है।
अब ज़ाहिर है वो दूध पिएगा तो उसकी उसमें से जो मिलने वाला कैल्शियम है, तो उस कैल्शियम से या दीगर कैल्शियम जो उसके बॉडी में जनरेट होते हैं, उस कैल्शियम से ये सारा जो है वो टीथ जो है वो बनना शुरू होता है। इस तरह से दांत जो है फिक्स होना शुरू हो जाते हैं। मेन जो सब्सटेंस है, कंटेंट है जो दांत का, आप समझ लीजिए कि कैल्शियम फॉस्फेट जिसे कहा जाता है। जी जी। और कैल्शियम फॉस्फेट यहाँ तक ये मतलब सेंटेंस लिखा है किताबों में कि जो वो इनेमल फॉर्म करता है। इनेमल यानी जो व्हाइट हम लेयर देखते हैं दांत के क्राउन के जो ऊपर के हिस्से के, वो इनेमल फॉर्म होता है। और ये कहा जाता है वो है ना बोन से ज्यादा हार्ड होता है। अच्छा। यानी हमारे हड्डियों से भी ज्यादा हार्ड होता है वो। मुझे ये याद पड़ता है कि हड्डियों से ज्यादा मजबूत जिस्म में कुछ भी नहीं, सेंटेंस आप देखें, इनेमल इज द मोस्ट हार्डेस्ट इन आवर बॉडी। यानी वो जो दांत के ऊपर जो व्हाइट वाला जो लेयर चढ़ता है नाजरीन, वो व्हाइट लेयर जो होता है वो बोन से ज्यादा स्ट्रांग होता है। माशाल्लाह मालूमात में भी इजाफा हो रहा है, एक नई जो है वो नॉलेज मिल रही है कि मेरे लिए तो बड़ा उसे सिक्योर करना यानी कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। अब अगर हम देखें, हम मतलब केयर नहीं करते, वो हम अब आगे लेंगे इंशाल्लाह उसको। हम केयर नहीं करते, हम ध्यान नहीं देते, तो जो कैविटीज लगना चालू होती है हम इग्नोर करते हैं। हालांकि जब ये जहन में बात जाएगी कि बोन से ज्यादा हार्ड चीज को हमें जो है बचाना है, तब हम इस पे बचाने के ऊपर ज्यादा गौर करेंगे। जी हाँ, जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ प्रोग्राम का नाम भी है। यूं समझे कि ये हमने शुरू इसलिए किया कि लोगों की जो है वो हिफाजत हो, लोग अपना ख्याल करें और ये जो नेमतें जो जिस्म में मौजूद है इसका ख्याल करें, ताकि वो एक पाकीज़ा साफ सुथरी और हेल्दी लाइफ गुजारें। और उस जब हेल्दी होंगे तो अल्लाह पाक की इबादत भी करेंगे, मुस्कुराएंगे भी, लोगों का ख्याल भी रखेंगे। अच्छा, मुस्कुराने सदका भी है। अच्छा, बंदा जब मुस्कुराता है ना नाज़रीन, तो बड़ा प्यारा लगता है। शायद आप भी मुझे मुस्कुराता हुआ देख रहे होंगे, या मुझे मुस्कुराता हुआ देखकर आप भी मुस्कुरा रहे होंगे। तो मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने से इंशाअल्लाह अल करीम आपको भी अच्छा लगेगा, और आपको देखकर अगर कोई गमगीन है तो वो भी इंशाअल्लाह मुस्कुरा उठेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो मुझे बहुत ज्यादा जो है ऐसा लगता है कि ये रहती क्यूरियोसिटी के दांत कब टूटेगा। ये जो दूध का दांत है ये टूटेगा कब, ये दूध का दांत लगा रहता है, क्या उसकी कोई उम्र है कि 10 साल में टूट जाएगा, 15 साल में टूट। एक तो क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरा ये कि क्या बच्चों के दांत में और बड़ों के दांत में कोई बहुत ज्यादा अंतर होता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क होता है? नाजरीन का भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि वो मैं भी जब छोटा था ना तो मेरे दांत ज़ाहिर टूटे नहीं थे, तो शायद एक 14-15 साल की उम्र हुई तो मेरे दांत टूटे। तो मैंने कहा कोई नहीं, दूध का दांत है, फिर नया दांत आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या फरमाते हैं डॉक्टर साहब? एक्चुअली इसका भी एक ड्यूरेशन होता है जी। सारे ही मिल्क टीथ एक ही साथ नहीं टूटते हैं। इसमें ऐसा होता है कि इसका ड्यूरेशन है ना, जब 6 ईयर्स अगर हम पकड़े जी, वहां से लेके 14 ईयर्स तक, ओके जी, तो उसमें ना एक एक सीक्वेंस है कि पहले कौन से टूटेंगे, फिर कौन से निकलेंगे। अच्छा, जो पहले आया वो पहला टूटेगा? नहीं, अब इसमें ऐसा है कि आना और टूटना इसमें भी थोड़ा है इसमें। अच्छा। ठीक है, इसमें ऐसा है कि आपने एक और पूछा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बच्चों के दांतों में और बड़ों के दांत में। बच्चों के जो दांत होते हैं मिल्क टीथ, वो पूरे 20 होते हैं, 20 होते हैं, 32 नहीं होते। 32 नहीं होते। नाजरीन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चों के दांत कुछ कम निकले हैं या कुछ जो है वो प्रॉब्लम है, पूरे 32 नहीं हुए, अभी तो 20 ही दांत आए, तो देखिए डॉक्टर साहब क्या फरमा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, 20 ही दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। और जो बड़ों के होते हैं वो कहा जाता है कि 32 होते हैं। अगर विजडम टूथ यानी जो लास्ट मोलर है, लास्ट दाढ़ें जो अगर आ गई हैं, वो भी 4 होती हैं जी। तो नॉर्मली अगर देखा जाए ना तो कईयों के 20-80 रहते हैं। अगर हाँ विजडम टूथ यानी जो लास्ट वाली अक्ल दाढ़ें चारों आ गई हैं तो 32 होते हैं। अच्छा, ठीक है। अब बच्चों के जो 20 होते हैं ना, अब उसमें भी सीक्वेंस है, कौन सा पहले गिरता है, कौन सा फिर। अच्छा, सबसे पहला जो परमानेंट टीथ आता है, अब समझ लीजिए सारे आ गए 20, ठीक है, बच्चों के मिल्क टीथ आ गए। अब ये गिरेंगे नहीं, पहला है ना पीछे से ना स्टार्ट हो जाएगा परमानेंट टीथ आना। अच्छा, वो 6 साल की उम्र में। और 6 साल की उम्र में उसका एक ड्यूरेशन है, नॉर्मली 6 ईयर की एज है। 6 ईयर की एज में सामने के फिर है ना गिरना चालू हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहला अपर के जो सामने के और लोअर के जैसे जो आए थे जी जी, तो वही वो गिरते हैं अब उसमें, लेकिन उससे पहले परमानेंट हमारे इरप्ट हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मसूड़ों वाले दांतों की तरफ शायद तवज्जो नहीं थी, और आते पहले ये नहीं, सबसे ज़ईफ सबसे बड़ी उम्र वाले दांत शायद मसूड़ों के दांत होते हैं। जी जी, और इसमें प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर हमने उसको ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम भी अब होते जा रही है कि बच्चों का ना जो परमानेंट टीथ इरप्ट हो रहा है, ठीक है, और जाहिर सी बात है जो पीछे के दांत हैं दाढ़ें, उसी से हम चबाते हैं, चबाने वाले दांत पीछे के रहते हैं, तो अब है ना कैविटी उसमें भी लगना चालू हो जाती है। अच्छा, हाँ, तो अब आते हैं जब दिखाने पेरेंट्स लोग बच्चों को लेके कि सर ये ऐसा ऐसा है, तो उनको जब बताया जाए कि ये परमानेंट टीथ है,
तो बोलते कि नहीं अभी तो इसके गिरे ही नहीं, यानी कॉन्सेप्ट ये रहता है कि दांत गिरेंगे, अभी तक तो उसके आए नहीं। हाँ। ठीक है, तो ऐसा रहता है, यानी उम्मीद ये होती है कि 32 पूरे दूध के दांत आ जाएं जी और फिर एक तरफ से वो गिरना गिर शुरू जाए करें, उसके बाद में उसके बाद आएंगे ये जी, ऐसा जी हाँ कॉन्सेप्ट होता है। नाजरीन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी हाँ कि पूरे 32 दांत आएंगे और फिर वो गिरेंगे और फिर नए दांत आएंगे, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम तक पहुंचा रहे हैं और ये सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों की आदत होती है कि बहुत सारी तरह की जो है वो ग़िज़ाएँ खाने के शौकीन होते हैं, और ज़ाहिर है बच्चों का भी अपनी एक क्रेविंग होती है, चॉकलेट्स का अपना एक शौक होता है, अपनी तरफ से जो है कुछ ना कुछ इस तरह की जो है वो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए जो है ना चीजें आती हैं। आजकल तो इसका रेशियो भी बढ़ गया है आरिफ भाई, अच्छा। कि बच्चों को यानी कुछ भी हो तो लाके हम जो है बाहर से चॉकलेट्स वगैरह दे देना, यानी अब तो तो ऐसा क्या है करें, कि नहीं दे उनका डाइट जो है ना, जी जो नॉर्मल डाइट होना चाहिए हमारा, जी खाना जो हम खाते हैं नॉर्मली जो ऐसा, जी तो उसकी जगह अब उनका पेट है ना ये बाहर के जो ऐसा ग़िज़ाएँ हैं ही है। उनसे ही जो है भर जाता है। मैं पिछले दिनों कैलकुलेशन कर रहा था, घर में ही था, तो ज़ाहिर है शादी का माहौल था, घर में जो है वो बच्चे आए हुए थे, तो मेरा तो ठीक ठाक यूं समझे खर्चा हुआ। ये बनियत सवाब भी कर सकते हैं, ज़ाहिर है बच्चों पर खिदमत, बच्चों से मोहब्बत, इस पर माशाल्लाह बड़ी नेकी भी है। तो अब ज़ाहिर है वो जब रियलाइज हुआ कि यार बहुत ज्यादा ही जो है वो बाहर से चीजें ला ला के खा रहे हैं, फिर जब खाना खाने बैठे तो एक बच्चे ने कहा कि मेरा जो है वो पेट भरा हुआ है। भैया कैसे क्या खा लिया, दोपहर में भी जो है वो खाना बिल्कुल लिटिल बिट था, तो पता चला कि वो बाहर से अलग 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 चीजें खा खा के अब जो है वो पेट भर सा गया है। तो बहुत अच्छी तवज्जो आप दिला रहे हैं कि बहुत सारा इस तरह के ग़िज़ाओं का रेशियो बढ़ने की वजह से जो है वो बच्चों का जो है वो फिर जो अहम जो डाइट है उस पर इसका इफेक्ट भी जरूर आता है। जी डॉक्टर साहब। जी, तो अब आपका एक क्वेश्चन था कि क्या हम मना कर दें, चॉकलेट ना दें? देखिए हर चीज का एक लिमिट होता है, ऐसा ही है, तो बिल्कुल। वैसे ही हमें देना है, लेकिन उसका फिर है ना हमें प्रॉपर से उसका प्रिकॉशन के साथ देना भी है जी और फिर मेंटेन रखना है। जी फॉर एग्जांपल अगर बच्चा खा भी रहा, बच्चा मतलब मीठा अगर हम देखें, चॉकलेट हो या कोई भी मतलब मीठी चीज हो, अगर हमारे दांतों में वो स्टक यानी रह गई, फंस गई, अब उसके बाद में उसने अपनी जगह बना ली, अब फिर वो अटैक करेगी इनेमल पे, जो मैंने बताया जी, ना, वो जो ऊपर लेयर जो बोन से ज्यादा मजबूत है। जी 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 मैं तो इसको याद रख लेता हूँ, एनिमल जो है वो बोन से ज्यादा मजबूत है। ये जी। बड़ी इंटरेस्टिंग। अब वो धीरे धीरे सोचे, वो बैक्टीरिया जो नेकेड है यानी हमारी आंखों से दिखते नहीं है, लेकिन उनका काम चालू होता है। अच्छा, तो इसमें ऐसा हो कि अगर हम दे रहे हैं तो प्रॉपर उसकी क्लीनिंग भी करें कि वहां से वो हट जाए। क्योंकि वो होता ही है कि बच्चों से कई बार मुरव्वत में मोहब्बत में जो है वो टीथ क्लीनिंग को लेके या ब्रश करने को लेकर जो है वो इतनी ज्यादा हुस्सासियत नहीं होती, और ये शायद सोच लिया जाता है कि बच्चा ही तो है, ठीक है ना, थोड़ा वक्त आएगा, दूध के दांत जब टूटेंगे, जब परमानेंट दांत आएंगे तो वो ब्रशिंग और इन सारी चीजों को लेकर जो है वो फोकस करेंगे। इस तरह से शायद कुछ जहन होता होगा। तो तवज्जो देने वाली बात है कि जब भी इस तरह की ग़िज़ाएं अगर बच्चे खाएं या इस तरह की चीजें बच्चे अगर सेवन करें, तो उस वक्त बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की टीथ क्लीनिंग, यानी कम उम्र से ही बच्चों की टीथ क्लीनिंग पर हमें फोकस करना है। यहाँ तक कि आरिफ भाई अगर हम मिल्क भी दे रहे हैं ना, दूध भी अगर हम बच्चों को पिला रहे हैं, छोटे बच्चे अगर हैं जो दूध पीते हैं, तो बॉटल से, कई एक पेरेंट्स होते हैं जो बॉटल यूज करते हैं पिलाने के लिए, तो हालांकि कई डॉक्टर तो उसको मना भी करते हैं, लेकिन फिर बॉटल फीडिंग को फिर उसमें ये है कि फिर बॉटल भी अच्छे से स्टेरिलाइज हो, अच्छे से क्लीन हो, उसके साथ अगर आप दे भी रहे की बोतल होती है और सारी चीजें, तो अगर आप दे भी रहे हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम आता है कि बच्चा है ना सोते सोते फिर वो पी रहा है, मतलब मुंह में है निप्पल और पी रहा है। अब इसमें भी जो शुगर कंटेंट है जी, जो मीठी, अब दूध जाहिर सी बात है उसमें ऐड किया जाता है, शक्कर डाल के दिया जाता है। अब है ना इसमें ना ऐसा होता है कि वो ना ऊपर के दांतों में वो इफेक्ट करता है, क्योंकि वो ऐसा फंसे रहता है निप्पल ऐसा जी, तो वहां पर है ना कैविटीज और केरीज हो जाती है। अच्छा, इसका नाम भी है ना, जो सामने के दांत आप देखे होंगे ना, ज्यादातर बच्चे जो है ना सामने के दांत है ना उनके ज्यादा मतलब ये हो जाते हैं, जो बॉटल वाले होते हैं, तो उनका नाम ही, और केरीज का नाम ही जो है कैविटी का, नर्सिंग बॉटल केरीज रखा ही है। यानी बहुत तवज्जो देने वाली बात है, बच्चों की सेहत को लेकर भी इस पर बहुत अच्छी तवज्जो दिला रहे हैं डॉक्टर साहब। खैर डॉक्टर साहब, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है और बच्चों की तरफ भी है। एक बड़ी तादाद में जो है वो नौजवान हमें देख रहे हैं और वो ये समझना चाह रहे हैं कि आप बड़ों की दांत में और बच्चों के दांत में बहुत ज्यादा फर्क होता है। बच्चे, क्योंकि ज़रा बच्चे को तो क्लीनिंग करनी है सारी चीजें, क्या बड़े एक दिन ब्रश का नागा कर दें या एक दो दिन में नागा कर दें क्लीनिंग को लेकर, या बड़ों के दांत इतने मजबूत होते हैं कि बच्चों के दांतों को बहुत जल्दी नुकसान होता होगा, बड़े के दांतों को तो नुकसान ही नहीं होता होगा, बड़ों के दांतों में कुछ एनिमल के अलावा और कोई ऐसी नेमत होती है जिसकी वजह से उनको टेंशन नहीं, क्या इस पर जो है वो मेडिकल साइंस कहता है? जी जी,
तो जैसे कि मैंने अर्ज किया था कि जब 14 इयर्स का एज जब कोई बच्चा आ जाता है, जब वो 14 साल का हो जाता है, 14 से 15 के बीच, तो उसके ना सारे जो मिल्क टीथ है ऑलमोस्ट वो गिर जाते हैं। अब परमानेंट टीथ जो है इरप्ट होने चालू हो जाते हैं। इसमें समझ लीजिए ना, विजडम टूथ को छोड़ के, जो अक्कल दाढ़े जिसे कहा जाती है, लास्ट वाली जो होती है, उसको छोड़ के बाकी सब आ ही जाती है ऑलमोस्ट नॉर्मली। चले मैं बस इस क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन करता हूँ कि मेरा मिस ना हो जाए। ये अक्कल दाढ़ तो कईयों का तो यूं है कि यार वो अक्कल दाढ़ 4 भी नहीं आती, किसी की अक्कल दाढ़ ही नहीं आती, या किसी की आती। तो क्या है ये विजडम टीथ को लेके एक्चुअली के ये है क्या कॉन्सेप्ट? एक्चुअली ये विजडम टीथ जो होती है वो हमारी लास्ट वाली जो दाढ़ें होती हैं जी, तो वो नीचे भी 2 और ऊपर 2, ये टोटल 4 होती हैं। और इसका भी एक प्रॉब्लम देखा गया आजकल कि जॉ जो है हमारा जी, वो ऐसा ग्रोथ नहीं होता है। जब यानी नॉर्मली आप समझे तो 70 to 80% है ना, थर्ड मोलर यानी अक्कल दाढ़ जिसे कहा जाता है, उसका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो सीधी नहीं आ पाती है, कुछ ना कुछ टिल्ट होती है। अच्छा, तो जिसके वजह से ना विजडम टूथ का भी प्रॉब्लम मतलब बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। जी। तो यहाँ मैं जो समझ सका हूँ कि जो हमारा लास्ट वाला दांत है अक्कल दाढ़, वो हमारे अक्कल दाढ़ से बिल्कुल लगा होता है। मोलार टीथ जो है वो विजडम टीथ के साथ कंबाइन होते हैं। तो जब आप जो है वो अबाउट द प्यूबर्टी जाते हैं, बालिग होते हैं, बड़े उम्र के होते हैं, तो बड़ों के दांत में एक एडवांटेज होता है कि ये जो है उनको अक्कल दाढ़ भी आती है और उनके लिए हैवी तरह का चबाना भी जो है वो खाने का चबाना, ये च्युइंगिंग के या वो आपने जुमला यूज किया था मैस्टिकेशन, तो इससे जो है चबाना मैस्टिकेशन जो है वो आसान हो जाता है और खाना हजम करना जो है वो बेहतर से बेहतर हो सकता है। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि अगर दांतों के रोल पर भी बयान हो ताकि हम हमारी हेल्थ में समझें कि क्योंकि टॉपिक यानी हमारे प्रोग्राम का थीम ही हेल्थ इज वेल्थ और टॉपिक चल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ टीथ। तो क्या ये दांतों के हर दांत जो हमारा 32 के 32 या 28 कह लें 30 कह लें, क्या ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है या एक दो नहीं भी रहेगा तो मामला चल जाएगा, खलासी हो जाएगी? सबसे पहले हम देखा जाए कि हम भी नोटिस करें कि हर दांत का शेप और साइज एक जैसा नहीं है। अगर हम सामने के देखें जिसे इंसाइजर्स कहा जाता है जी, जो फ्रंट टीथ होते हैं वो है ना चपटे रहते हैं जी, देखा जाए तो, और जो पीछे होते हैं जी उन्हें जिसे मोलर्स कहा जाता है, तो वो चौड़े रहते हैं और उनमें ग्रूव्स होता है। अच्छा, ये नोक होती है, ग्रूव्स ऐसा होता है तो नोक होती है ना। अच्छा, इसमें ये भी इसकी खास बात है, ये अल्लाह पाक की नेमत है कि जो नीचे का जो ग्रूव्स है ऊपर की नोक वहां जाके बैठती है। क्या बात है, इसलिए कि आसानी से हम चबा सके। कमाल की कुदरत है। तो एक एक नोक, एक एक ग्रूव्स मेंटेन रखना भी कितना इम्पोर्टेंस रहता है। तो ये इम्पोर्टेंस अगर आपने जो पूछा दांतों का, तो खाने वाले जो दांत पीछे वाले होते हैं जैसे मोलार टीथ, तो उनका ग्रूव्स और कस्ब बोलते हैं, जो नोकीला जी चीज होती है ना उसे कस्ब कहा जाता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है चबाने के लिए। यानी अल्लाह पाक की कैसी शान है, अल्लाह पाक की कैसी कुदरत है कि माइनर चीजें जो हमारे बॉडी में मौजूद है ना, हर एक चीज जो है ना बामकसद है, कोई भी चीज बेमकसद नहीं है। यानी ये दांतों का नोकीला होना, कुछ दांतों का जो है वो सतह का होना, कुछ दांतों पर जो है वो लेयर का चढ़ना, इच एंड एवरीथिंग जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब से डिस्कस होके पता चल रहा है, वो हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और हमारे जिस्म में हर एक चीज का एक अपना रोल है। माशाअल्लाह करीम। अब ये जो रोल की अपन बात कर रहे हैं, मेरे ज़हन में जो है ना वो अपने आप को लेकर एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कुछ यूं है कि जैसे मैं मुझे नहीं लगता कि कोई और भी शख्स, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अक्सर जो है वो राइट साइड से जो है वो चबाता हूँ और कभी ऐसा मौका आता है तो लेफ्ट साइड से भी चबा लेता हूँ, लेकिन मोस्टली मुझे आदत है कि मैं राइट साइड से ही चबाता हूँ। तो रोल ऑफ टीथ में मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या राइट साइड से ही चबाना चाहिए या लेफ्ट साइड से चबाना चाहिए, या चबाने के लिए क्या होना चाहिए? अगर इस पर आप नाजरीन की भी तरबियत फरमाएं। ये आप ही नहीं आरिफ भाई, कईयों का ऐसा रहता है कि उनकी हैबिट हो जाती है, यूनिक नहीं होता, हैबिट हो जाती है कि वो एक ही तरफ से चबाते हैं। हालांकि हम कहते हैं कि ऑक्लूजन यानी जो हम चबा रहे हैं, जो च्युइंग है, वो बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हमारा सलाइवा है ना, जब हम चबाते हैं, अच्छा सलाइवा भी एक बहुत बड़ा रोल है, उसके ऊपर भी पूरा एक चैप्टर है देखा जाए तो। मैं आपको बस एक ही बता देता हूँ, मैंने जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा कि जब हमको वॉमिटिंग होती है ना, तो वॉमिटिंग के टाइम पे हमारा सलाइवा ज्यादा जो है वो निकलता है। उसका रीजन होता है कि वॉमिटिंग के वक्त वो HCl या इस तरह के दीगर एसिड्स होते हैं, तो उससे हमारे इनर टीथ को जो है वो प्रॉब्लम ना हो।
तो इसलिए सलाइवा ज्यादा निकल जाता है, जिसकी वजह से वो जो है वो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, और उसके वजह से उस वॉमिटिंग की वजह से हमें नुकसान नहीं होता। जी जब मैंने एक जगह पर इसको पढ़ा तो मुझे बड़ा मजा आया यार। मैंने सीजन 1 के लिए कुछ तैयारियां की थी कि क्या कमाल का जो है वो अल्लाह पाक ने हमारा निजाम बनाया माशाल्लाह। जी, चबाने जी के हवाले से कुछ फरमा रहे थे आप। यही सलाइवा में ये अर्ज कर रहा था कि इन शॉर्ट अगर देखा जाए ना, दांतों के लिए जो फायदा अगर है तो वो दांत क्लीन भी करता है। सलाइवा, हाँ, अगर हम बोल रहे हैं या खा रहे हैं, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट साइड से सिर्फ मैं यूज कर रहा हूँ खाने के लिए, जी तो सलाइवा जो है ना हमारा लेफ्ट साइड नहीं इतना ये इन्वॉल्व होगा जी चबाने के इसमें, क्योंकि जब जाहिर सी बात है, जब हम चबाएंगे तो हमारा जो सलाइवा यानी थूक है वो भी रोटेट होता है, जी उसका ऐसा भी ही है। यूज होता है। जी वो तो उसी वजह से वो मिक्सचर जो है वो जी, जी। लिक्विडिफाइड हो पाता है। फिर उसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि आप देखेंगे कि जो राइट साइड जिस तरफ से मैं चबा रहा हूँ ना, वो सही रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। अच्छा, और लेफ्ट साइड में ना डेब्रीज, कैलकुलस, ये सब पूरा मतलब जमा होगा। फिर अच्छा। कई पेशेंट आते हैं ना तो बोलते हैं कि ये इस तरफ जब चेक कराते हैं ना तो ये पूरा मतलब ये जो हाँ। मतलब अच्छा, गंदगी एक वगैरह जो रहती मेजोरिटी है, होगी, एक बड़ी तादाद होगी कि वो राइट साइड से ही जो है वो खाने को चबाते होंगे, हाँ या राइट ही तादाद? बहुत है। अच्छा, लेकिन मेजोरिटी जाहिर सी बात है वो राइटी राइटी वाले। वाली है, जी यानी जी जी हो सकता है नाजरीन भी इस तरफ सोच रहे होंगे कि मैं राइट साइड से चबाता हूँ तो कि लेफ्ट साइड से चबाता हूँ। तो होना ये चाहिए, कभी लेफ्ट साइड से भी चबा लिया, कभी बैलेंस रखना चाहिए। जो है वो, यानी हर दोनों तरफ से जी भी जी कुछ ना बैलेंस कुछ chewing चबा, होते रहना मैस्टिकेशन चाहिए। बैलेंस, और बैलेंस ऑक्लूजन के ऊपर भी ना बहुत बड़ा चैप्टर है अच्छा कि ये डायरेक्ट रिलेट करता है हमारे ये जो, ये आप देखेंगे ये जो हड्डी होती है ना, कॉन्डाइल जिसे कहा जाता अच्छा, है, ये जॉ हड्डी, जॉ की, हाँ ये जबड़े की हड्डी जो जबड़े यहाँ की पर हड्डी। अटैच होती है, जो जी जी हमको जी फील जी हो रही है। जी तो इससे डायरेक्टली इससे भी मतलब ये है रिलेशन इसका, कि अगर हम बैलेंस ऑक्लूजन और बैलेंस मैस्टिकेशन चबाना नहीं रखेंगे तो उधर भी वो इफेक्ट करता है हमारी ये जबड़े की हड्डी को। ह्यूमन एनाटॉमी यानी ह्यूमन स्केलेटन एनाटॉमी को जब पढ़ते हैं ना, तो पूरी जिस्म की हड्डियां बता देते हैं, पूरी जिस्म की, लेकिन कभी इस तरफ या इस तरफ जो है वो जी शायद जी जी तवज्जो नहीं जी होती ये माशाल्लाह। पूरा एक, यानी नॉर्मल पब्लिक को यही लगता है कि ये पूरा एक है, हाँ? अच्छा, यानी स्कल जिसको बोलते हैं ना, जी जी पूरा इसका एक ये है। पूरा जो खोपड़ी जी होती है अमूमन में। हालांकि जो मैंडिबल एक जबड़ा होता है, जी नीचे के दांत उसमें अटैच होते हैं, अच्छा, और बाकी का जो पूरा एक होता है, यानी ये आंख या सर से लेके यानी खोपड़ी की भी जो है ये हिस्सा खोपड़ी से थोड़ा सा अलग होता अलग है, है। और ये जो है ये बिल्कुल यहाँ पर आकर अटैच होता जी है। जी जी और ये जो लोअर जॉ है, जी ठीक जी है, जिसमें जो जो हमारे मसूड़े जम है, जम में जहाँ दांत जो है लगे हुए हैं, लोअर लोअर दांत। वाले, जी जी तो लोअर वाले इस तरह से अलग होते हैं। जी बहुत जी जी बहुत जो है वो कमाल की इंफॉर्मेशन, और बहुत कमाल की जो है वो। अब क्या ऐसा करें कि यानी किस तरह से हम जो है वो च्युइंगिंग को बैलेंस करें, और किस तरह से हम चीजें जो है वो मेंटेन करें इस पर, या चबाएं किस तरह से ताकि हमारी ग़िज़ा भी अच्छे से हजम हो और हमारे मसूड़ों में तकलीफ भी ना हो। नाजरीन भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ। जी नॉर्मली हम दोनों साइड यूज करें, राइट साइड भी चबाएं, लेफ्ट साइड भी चबाएं, तो उससे बैलेंस, ये मैस्टिकेशन हमारा बैलेंस भी रहेगा। जी और जो है जो मैं जिसे मैं बताया कि एक तरफ से अगर चबाएंगे तो जो डेब्रीज, कैलकुलर, टार्टा जिसे कहते हैं ना, जो जमा हो जाते जी हैं, जी 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 तो वो नहीं जमा होते। फिर जी। अगर वो जमा हो गए फिर वो फर्दर वो गम्स का प्रॉब्लम देगा, फिर उससे फिर टूथ लूज होगा, फिर बहुत सारी। वही जी दांत की जो बीमारी है वो यहीं से शुरू होगी जी जी कि जी भाई वो मसूड़े यानी हमारे जो सबसे गम्स पहला हैं। फूड डेब्रीज होता है। फूड डेब्रीज यानी जो भी पार्टिकल हमने खाया हाँ वो है ना सॉफ्ट होगा, अच्छा, लेकिन हम क्लीन प्रॉपर नहीं करेंगे तो वो मसूड़ों के वो दरमियान में बनता जाके जो है जाता। जी जी वो चलो। प्लाक, फिर कैलकुलस बनता, कैलकुलस ऐसा होता है फिर वो ना एकदम हार्ड हो जाता है। मेरा पास मैथ्स था, तो मैथ्स में भी कैलकुलस होता है, तो वो ये कैलकुलस यहाँ मुराद ये है कि कई डेब्रीज जमा डेब्रीज होकर वहां पर कैलकुलस बनता यानी है। ये समझ लीजिए, अगर मैं कॉमन लैंग्वेज अगर नाजरीन जो समझ सके, कि वो एक पत्थर जैसा बन जाता, वाइट पत्थर अल्लाह जैसा, अकबर, अल्लाह यानी मैं अकबर, ब्रश करूंगा तो वो निकलेगा भी नहीं अगर वो स्टेज तक पहुंच गया तो, अल्लाह तब अकबर, जाके फिर डेंटिस्ट के अल्लाह पास जाकर अकबर। क्लीनिंग कराना पड़ता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आफियत फरमाए, आमीन अल्लाह। तमाम मुस्कुराने वालों के अल्लाह करीम मुस्कुराहटें सलामत रखें, और जो नहीं मुस्कुराते वो मुस्कुराना शुरू कर दें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझ में आई कि जब भी हम कोई चीज खाएं तो डेब्रीज यानी जब वो छोटे छोटे बारीक दाने हो, उसी वक्त अच्छी क्लीनिंग कर लें। अगर उसी वक्त अच्छी क्लीनिंग हो जाएगी तो जाहिर है वो आगे चल के कैलकुलस और इस तरह की चीजों में वो कन्वर्ट नहीं होगा, और जब उस तरह इस स्टेज तक नहीं पहुंचेगा तो जाहिर है वो नॉर्मल क्लीनिंग से जब पहले सॉल्व होगा और स्टेज तक नहीं पहुंचेगा तो हमारे जो है दांतों की हिफाजत होगी, मसूड़े भी कमजोर नहीं होगी, और तरह की दीगर स्वेलिंग्स और इस तरह की चीजों जी से भी सही। हमारी हिफाजत होगी। अच्छा, एक तो आपने जो है बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई कि दांतों का ये जो चबाने के हवाले से, मैं ये सोच रहा था
कि एक तो है कि जब अगर वो सॉलिड मटेरियल है, दाल है, चावल है, इस तरह की जो चावल के साथ मिक्स हो गए, इस तरह का कोई सॉलिड मटेरियल तो चबाएं। कभी कभार जो है ना खीर होती है, जी खीर होती है, इस तरह का कोई लिक्विड होता है और उसमें जो है वो दिगर गिजा की ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं। अब मैंने तो ज़ाहिर है वो खीर समझ के उसको पूरा निगल ही लेना है, टेस्टी है, मैं सुरख सुरख के उसको पी रहा हूँ चाय की तरह। तो क्या ये बिल्कुल चाय की तरह सुरखा जाए या इसको भी कुछ चबाना होगा, क्या करना होगा इसी सूरत में? जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि दांतों का काम आंतों से नहीं, यानी इंटेस्टाइन से नहीं लेना है। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स है उसे भी हमें अच्छे से चबा कर ही जो है हमें उसे निगलना होगा। बारीक बारीक होते, छोटे छोटे होते। फिर उसका अगर हम चबाना ही होगा और चबा नहीं अगर न रहे डायरेक्ट जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है फिर वो इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन तक जाने तक वो पूरा लिक्विड बनता है, फिर उसी से जो है वो सक होकर जो है वो ब्लड में जो है वो यानी ब्लड के कंपोनेंट्स में वो जाता है। हाँ, उसका भी फिर एक अलग प्रोसेस है। तो हमने जो है चाहे वो खीर हो, चाहे वो और कोई जो है वो लिक्विड वाली गिजा हो, आप नाज़रीन इस चीज का खास ख्याल रखें कि कोशिश करें कि उसको कुछ देर चबाएं। उसके अंदर ज़ाहिर है लिक्विड तो अपने तौर पर जो हलक से नीचे उतर जाएगा, लेकिन उसमें जो गिजाइयत की चीजें हैं उसको अच्छे से चबा लें। चबाने के बाद मजीद उसको जो है वो लिक्विड बनाए, उसको सलाइवा के साथ मिक्स कर अच्छी तरह से चबा कर ही उसको निगलने की कोशिश करें। जी, इसमें आरिफ भाई मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि मदनी मुज़ाकरे में अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया माशाल्लाह जहाँ कई सारे इल्मी गुफ्तगू हो, मसाइल माशाल्लाह बताए जाते, तो उसमें सेहत को लेकर भी कई सारे टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे देखने से इस पे भी हमें नॉलेज मिलता है। जिस तरह हम ये सिलसिला रिकॉर्ड कर रहे हैं तो माशाल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हमें बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे टिप्स इसके रिलेटेड भी देते हैं कि कैसे हम ओरल हाइजीन मेंटेन करें। तो जैसे चबाने की बात हो रही थी ना, तो कई मरतबा अमीर अहले सुन्नत ने चबा कर खाने की बात की, चबा कर खाने की बात की। जाहिर सी बात है इससे जब ये बोलस यानी निवाला जब अंदर जाएगा और जब डाइजेशन मेंटेन रहेगा तो फिर हेल्थ, जाहिर सी बात है हेल्थ एकदम इम्प्रूव रहेगी। को वेल्थ रखने के लिए और हेल्थ की वेल्थ को समझने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने आप पर तवज्जो दें। जी हाँ नाजरीन, अब तक जो भी हमने सुना, जो भी हम समझने की कोशिश कर रहे थे वो थे दांतों से रिलेटेड। आखिर इस जो है वो एपिसोड को मुकम्मल करने की तरफ आते हैं और ये जो दांत है ये जहाँ मौजूद होते हैं, जो हमारे गम्स है, हमारे जो मसूड़े हैं, इन मसूड़ों का भी कोई काम होता है या बस ये संभाल के रखते हैं हमारे दांतों को, उससे ज्यादा इनका कोई रोल नहीं होता? तो कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ या रोल ऑफ जी गम्स पर अगर आप कुछ हमारी जो है नाजरीन को भी बताएं, मुझे भी बताएं कि क्या काम होता है इन मसूड़ों का हमारी अपनी जो है वो डे टू डे लाइफ में। जी, मसूड़े जो होते हैं जिसे हम गम्स नॉर्मली कहते हैं वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हें मेंटेन रखने के लिए। अच्छा। जो दांत हमारे होते हैं अगर नॉर्मली देखे जाए तो बोन हमारा होता है जो जॉ, उसमें हमारा जो दांत का रूट होता है वो प्लेस होता है। अब उसके आजू बाजू जो मेन रोल है ना वो गम्स के ही रहते हैं। अच्छा, ये जो दांत हैं और ये जो बोन से जो कनेक्शन है ना वो एक फाइबर से होता है जिसे पीडियल फाइबर कहते हैं। अच्छा। अब वो भी समझ लीजिए गम्स का एक मतलब फाइबर है। गम्स भी जो है जिंजावा गम्स को कहते हैं हमारे लैंग्वेज में, साइंटिफिक टर्म जो डेंटिस्ट्री में। तो ये सब मिल के जो गम्स बनता है समझ लीजिए। तो गम्स तो इतना इम्पोर्टेंट है कि वो बोन को समझ लीजिए इससे जोड़े रखता है दांत को। तो अब समझ लीजिए अगर गम्स ही हेल्दी नहीं रहेंगे, गम्स में तकलीफ होगी, गम्स में जो है पस एक्यूमुलेट हो रहा है या मतलब बैक्टीरिया हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये डायरेक्टली जो है ये हार्म करेगा हमारे टूथ को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो प्यारे प्यारे नाजरीन, सुना आपने और कि किस तरह से जो है वो हमारे अपने दांतों का ख्याल रखना और दांतों के साथ साथ मसूड़ों का ख्याल रखना, चबाने में एहतियात रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी तरह की बेहतरीन मालूमात के साथ हम लाते हैं प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ। और इस एपिसोड के साथ साथ आने वाले कुछ एपिसोड्स में इंशाअल्लाह उल करीम हम दांतों से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे और हमारी डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंस ऑफ टीथ और रोल ऑफ टीथ को डिस्कस करेंगे इन दांतों की हिफाजत के लिए। अब इंशाअल्लाह उल करीम नेक्स्ट एपिसोड में भी इनकी हिफाजत के बारे में, इनकी ख्याल रखने के बारे में भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। तो मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए, दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए देखते और दिखाते रहिए FGN चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। जो है बीमार सेहत के तालिब उन पे फरमा करम